फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको आपके चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। और आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी के इस कड़ी में आधुनिक भारत के बारे में। मध्यकाल से कनेक्ट होता है आधुनिक भारत, और भारत में यूरोपियन के आगमन से हमारा सिलेबस शुरू हो जाता है आधुनिक भारत के लिए। जैसे भारत जो मध्यकाल में पश्चिमी देशों से जुड़ने के लिए जो दो मार्ग थे वे थे फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर वाला मार्ग। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से ही होता था। और यहाँ से कहानी को हम लोग स्टार्ट करेंगे और आएंगे लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तक, और आपके साथ करेंगे इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ों को कवर। तो हम लोग शुरू करते हैं भारत में यूरोपियों के आगमन से। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया था कि मध्यकाल में भारत को पश्चिमी देशों से जोड़ने वाले दो समुद्री रास्ते थे। एक ये फारस वाला रास्ता हुआ करता था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस मैप के ज़रिए। और ये अगर यहाँ तक आपको कनेक्ट करना है इस रास्ते से तो फारस वाले रास्ते से आप आ सकते थे। दूसरा रास्ता ये था जहाँ से आप भारत तक कनेक्ट हो सकते थे। यूरोपियन देश जो है वो कनेक्ट होना चाहते हैं भारत से, या आप यूँ कहें कि भारतीय महाद्वीप के अंदर जो देश आते हैं नीचे, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इन सभी के साथ आने के लिए जो साधन है उस समय वो समुद्री रास्ता है। और इस समुद्री रास्ते के तहत आने के लिए आपको उतरना पड़ेगा पानी में। उस समय ऐसा बहुत कम लोग साहस करते थे जो पानी में उतर पाए, क्योंकि मार्गों में एक तो अत्यधिक कोहरा पड़ता था, चट्टान आती थी, और इसके अलावा कुछ भ्रम भी थे जैसे कि पानी में उतरना सही नहीं होता है, इस प्रकार का। तो लाल सागर वाला रास्ता ये लोग अपना नहीं सकते थे। ज़्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी से होते थे। और इन सारी समस्याओं के साथ, मतलब ये जो जल मार्ग में समस्याएं आती हैं, इसके साथ और एक समस्या ये था कि अगर आपको यहाँ आना है, मीन्स भारत तक सफ़र करना है, तो आपको पानी के रास्ते आना है, जो लोग जनरली एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऐसे में शुरू होता है यूरोप का व्यापार की तरफ आगमन। यूरोप की अगर उस समय का कंडीशन देखा जाए तो यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार है। इसके कारण यूरोप के नवीन राज्य जो है वो व्यापार कर नहीं पा रहे हैं। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को हराया और ओटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी। फारस की खाड़ी वाले रास्ते पर इनका नियंत्रण स्थापित हो गया, और फिर तुर्क लोग जो है वो यूरोपियन व्यापार में दिक्कतें पैदा करने लगे। इस समय कुछ भौगोलिक खोज भी हो रहा है, और पुर्तगाल लोग इसमें अग्रणी हैं, ये याद रखिएगा। भौगोलिक खोज हो रहा है, ये इन रास्तों के अलावा अगर कोई रास्ता है तो वहाँ से आ करके कनेक्ट करने के लिए भौगोलिक खोजों में पुर्तगाली अग्रणी है। यहाँ का जो राजा है उसका लड़का जो राजकुमार है प्रिंस हेनरी, राजा है मैनुअल प्रथम, यहाँ का शासक मैनुअल प्रथम है, उसका जो राजकुमार है प्रिंस हेनरी, ये इतना रास्ते को खोजी बन गया था, इस तरह से रास्ते खोजने में अपने आप को समर्पित कर दिया था कि इसे द नेविगेटर कहा जाता था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब ये एक कंटेंट है फ्रेंड जो यहाँ आप याद रखिएगा, वो है कि इस समय मैनुअल प्रथम जो है वो राजा हैं, कहाँ के, तो पुर्तगाल के। अब पुर्तगाली लोग आगे कनेक्ट होना चाह रहे हैं एशिया से, एशियाई देशों से। सो यहाँ का जो अभी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गया वो ये हो गया कि इस समय में यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। 1453 में ओटोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, तुर्कों ने की थी कुस्तुनतुनिया को हराकर। और भौगोलिक खोज के लिए प्रिंस हेनरी जाना जा रहा था। 1486 में एक पुर्तगाली नाविक है बार्थोलोम्यू दियाज, इसने अफ्रीका स्थित उत्तमाशा द्वीप, जिसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं, यहाँ तक की खोज की। 1492 में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक है जो भारत की खोज के लिए आता है, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है और अंततः वो अमेरिका की खोज करता है। 1498 में एक पुर्तगाली है वास्को डी गामा, ये जो बार्थोलोम्यू दियाज ने ढूंढा था उत्तमाशा द्वीप, उत्तमाशा अंतरीप के रास्ते से होकर भारत पहुंचता है, जो कि एक सीधा मार्ग है। अगर आप देखेंगे यहाँ साइड में जो मैप दिखा रहा है, यहाँ से जो रेड वाला जो पॉइंट है यही है उत्तमाशा द्वीप, और यहाँ से आप सीधे भारत इंटर कर सकते हैं।
तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप के रास्ते भारत पहुंचता है। सो इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बार्थोलोम्यू दियाज ने जिसकी खोज की थी वो था उत्तमासा अंतरीप। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी और पहला पुर्तगाली जो भारत पहुंचा वो 1498 ईस्वी में पहुंचा। नाम है उसका वास्को डी गामा और ये पहुंचा था उत्तमासा अंतरीप के रास्ते से भारत तक। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए यहाँ यूरोपियों के आगमन के प्रारंभ में। अब हम लोग अपने इस कहानी में आगे आते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड्स को, और अगले स्लाइड्स में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मिलते हैं उसको हम लोग करते हैं। इसके पहले फ्रेंड्स मैं बार बार जो ये सीरीज चला रहा हूँ इसमें कहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें और वो स्क्रीनशॉट्स आपके डिजिटल नोट्स बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पास समय है, आप लिख रहे हैं, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसका स्क्रीनशॉट्स आपके मोबाइल में रहना चाहिए। भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियन कंपनियों के स्थापना के वर्ष और आने का क्रम दिया हुआ है, कंपनी का नाम भी है। जैसे पुर्तगाली आते हैं 1498 में, अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, डच आते हैं 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। मुख्यतः हम ऊपर के 5 को ही पढ़ते हैं। जैसे पुर्तगाली 1498 ईस्वी में आए और इनके कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। डच 1605 ईस्वी में आते हैं और इनके कंपनी का नाम विरिंगदे ओस्ट इंडिसे है। ब्रिटिश 1608 ईस्वी में आते हैं और इनके कंपनी का नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ है। डेनिश 1616 में आते हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। फ्रांसीसी 1667 ईस्वी में आते हैं, नाम है कंपनी का कंपनी द इंड ओरिएंटल। पहले आप इस क्रम को एक बार अगर देखेंगे ध्यान से तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली, अंग्रेज, फिर डच, फिर डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे पहले हमारे देश से जाने वाले भी पुर्तगाली ही रहे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके पास मिल गया है। एक बार फिर से आप कंपनियों के नाम को आप रिवीजन कर लें। पुर्तगाली 1498 में आते हैं, कंपनी है एस्तादो द इंडिया। डच 1605 ईस्वी, कंपनी है विरिंगदे ओस्ट इंडिसे। ब्रिटिश 1608 ईस्वी में, कंपनी है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। डेनिश है 1616 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। और फ्रांसीसी आते हैं 1664-67 के आसपास, कंपनी द इंड ओरिएंटल में। ये वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स जो अभी हम लोगों ने देखा। इस कंटेंट को हम बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। यहाँ से प्रायः प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पुर्तगाली ही रहे, मतलब आए भी सबसे पहले और सबसे बाद में गए। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन करें कि सबसे अधिक समय तक भारत में रहने वाले यूरोपियन कौन थे, तो वो पुर्तगाली हो जाएंगे। ठीक है, ये है फ्रेंड्स पुर्तगालियों के आगमन से जुड़ा बेसिक कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। कड़ी आपके समक्ष है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो मैं बात कर रहा था कि ये सब जो स्क्रीनशॉट्स आप रखेंगे अपने पास, ये आपका एक डिजिटल नोट्स बन जाएगा। और ऐसे जब हम लोग खाली समय में रहते हैं ना, उस समय भी आप अगर इसको देखते रहते हैं तो ये आपके रिवीजन में मदद करती है। जनरली क्या होता है, हम लोग जब खाली समय में रहते हैं तो फेसबुक या फिर रील्स या कुछ भी एंटरटेनिंग चीज़ देख रहे हैं, उसके जगह पे चाहे तो आप इसे देख करके अपने तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं, अपने नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये स्पेशल कड़ी चला रहे हैं बीपीएससी ओरिएंटेड, और प्रयास है बीपीएससी के लिए जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सारे कंटेंट को अच्छे से कवर किया जाए। चूँकि निगेटिव मार्किंग है तो जो भी कंटेंट आता है वो हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी या ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे और आप औरों को भी इसे शेयर कर दीजिएगा। किसी एग्ज़ाम को पास आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसका स्ट्रैटेजी कैसा है, और हम लोगों ने बीपीएससी 69वीं के लिए प्रत्येक विषय पे अलग अलग सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। हम लोग फ्रेंड आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। अगला स्लाइड्स है भारत में यूरोपियों के आगमन में पुर्तगालियों का आगमन।
पुर्तगाली द्वारा यूरोप और भारत के बीच सीधे समुद्री मार्ग खोजा गया था। आप ये याद रखिएगा, सबसे पहले यूरोप और भारत के बीच जो समुद्री मार्ग खोजा था वो पुर्तगालियों ने खोजा था। इसी वजह से ये इस पे अपना एकाधिकार बताते थे और ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आने का भी इनका अधिकार इसी कारण से हो पाया क्योंकि इन्होंने पहले खोजा था तो इस पे एकाधिकार के रूप में देखते थे। ये जब पुर्तगाल भारत का जब रास्ता खोजे थे समुद्री मार्ग, तो आने के पीछे आर्थिक कारण तो था ही, इनका एक हिडन एजेंडा था, छिपा हुआ उद्देश्य था और वो था धार्मिक कारण, यानी कि ईसाइयत का प्रचार करना। आर्थिक कारण में व्यापार और धार्मिक कारण में ईसाइयत का प्रचार करना। सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर उतरे थे। केरल मालाबार तट पर है ये। यहाँ पहले से अरबी लोग व्यापार कर रहे थे, तो जाहिर सा बात है कि इन दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। तो व्यापारियों के साथ और पुर्तगालियों के साथ यहाँ कुछ खटपट चल रहा है। कालीकट का जो तट है वहाँ पे जमोरिन ने इनका स्वागत किया। यहाँ जमोरिन कहने का अर्थ है जो भी तटीय शासक होते थे उन्हें जमोरिन कहा जाता था। और इन्होंने स्वागत किया और मसाले और जड़ी बूटी ले जाने की अनुमति भी दी, यानी कि इनको व्यापार करने की अनुमति मिल गई मसालों और जड़ी बूटियों में। तो ये थे पुर्तगालियों के आगमन में किस तरह से पुर्तगाली यहाँ आ रहे हैं। हिडन एजेंडा धार्मिक कारण है, प्रत्यक्ष एजेंडा आर्थिक कारण है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड पे। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल है। 1500 ईस्वी में अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में पुर्तगालियों का दूसरा दल भारत आता है। मसाला इत्यादि इन सब चीज़ों को लेकर के पुर्तगाल यहाँ पहुँचा। 1502 ईस्वी में, एक बार 1498 में वो आए थे, 1502 में दोबारा वास्को डी गामा भारत आता है और इसी साल कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कोचीन में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की स्थापना 1502 ईस्वी में होती है। अर्थात भारत में पहला जो पुर्तगाली बस्ती बना वो कोचीन में बना था। 1505 में पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई। अब उन्होंने एक नीति अपनाना शुरू किया, भारत में एक गवर्नर को नियुक्त करेंगे। यहाँ पहले से एक व्यापारी है जो व्यापार कर रहा है, अल्मोड़ा, फ्रांसीसी डी अल्मोड़ा या अल्मीडा के नाम से भी इसको जानते हैं। फ्रांसीसी डी अल्मीडा ये पहला गवर्नर बनता है भारत में। अब एक प्रश्न यहाँ याद रखिएगा, पहला गवर्नर ये भारत में बनता है, लेकिन ये ऑलरेडी भारत में है, ऐसा नहीं कि बन के वहाँ से आ रहा है पुर्तगाल से। अल्मीडा का कार्यकाल 1505 से 9 के बीच रहता है। पहला काम जो अल्मीडा ने किया वो कोचीन का दुर्गीकरण कराया और इसे अपना मुख्यालय बनाया। 1508-9 में इसने गुजरात, मिस्र और तुर्की के जो संयुक्त मुस्लिम जलबेरे थे उनको हराया था और इस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद आता है अल्बुकर्क, जिसको भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अल्बुकर्क जब भारत आता है तो ये पहला है जो वहाँ से गवर्नर बनकर के यहाँ आ रहा है। 1509 से 15 के बीच रहा और इसको वास्तविक संस्थापक कहा गया। इसने हिंदू विवाह की नीति अपनाई थी, मतलब हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी और इसी ने वास्तविक रूप से इस पे भारत पे पुर्तगालियों का कब्जा करवाया था। 1510 में इसने बीजापुर से गोवा को जीता था, यहाँ किलाबंदी कराया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि अलेक्जेंडर के बाद से ऐसा कुछ हुआ नहीं था भारत में। तो अल्बुकर्क 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा को जीतता है, उसका किलाबंदी कराता है, यानी कि अपने कंट्रोल में रखता है। क्विक रिकैप कर लेते हैं। अल्मीडा ने कोचीन का दुर्गीकरण कराया और अल्बुकर्क ने यहाँ वास्तविक स्थापना किया। आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद वास्को डी गामा आता है 1524 से 29 तक। वास्को डी गामा यहाँ का गवर्नर रहता है। 1529 में इसकी मृत्यु गोवा में हो जाती है और गोवा में ही वास्को डी गामा की कब्र बनाई गई है। सेंट जेवियर जो कि ईसाई संत हैं, इनका कब्र भी गोवा में ही है। ठीक है, अब आते हैं अगला, नीनो दा कुन्हा या नूनो दा कुन्हा। ये अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी था। 1530 में इसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई। नूनो दा कुन्हा इसने राजधानी को चेंज किया 1530 ईस्वी में और कोचीन की जगह राजधानी बनाया गोवा को। पुर्तगालियों का
राजधानी बनाया। क्विक रिकैप, वास्को डी गामा 1524 से 29 और अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी नीनो दा कुन्हा। अब आते हैं हम लोग फ्रेंड्स अपने अगले स्लाइड्स के ऊपर। नीनो दा कुन्हा ने 1530 ईस्वी में कोचीन के जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी, ये याद रखिएगा। नीनो दा कुन्हा 1529 से 38 तक रहा। अल्बुकर्क का वास्तविक उत्तराधिकारी है ये। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथम है और बंगाल में हुगली है। कुन्हा ने मद्रास के निकट सैंथम तथा बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना करके भारत के पूर्वी तट पर पुर्तगाली वाणिज्य का विकास किया था। तो ये जो कुन्हा है ये व्यापारिक दृष्टि से पुर्तगालियों को बहुत आगे ले जा रहा है, और उस समय भी बंगाल में अगर कोई चला जाता था तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। पुर्तगालियों की देन अगर देखी जाए शॉर्ट में, तो भारत में जो प्रेस है वो पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने शुरू की थी। पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, शकरकंद, मूंगफली, काजू और बादाम, ये जो खेती होती है हमारे यहाँ, ये पुर्तगालियों की देन है। तो ये पुर्तगालियों का आगमन रहा और पुर्तगालियों से जुड़े जो इम्पोर्टेंट कंटेंट थे हम लोग नीनो दा कुन्हा तक को कवर किए। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड्स में चलते हैं और यहाँ हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों के आगमन से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो भी पुर्तगालियों की देन के रूप में है। सो फ्रेंड्स, आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पर। एक मिनट। भारत में प्रेस पुर्तगालियों के दिन है। तंबाकू की खेती 1508 ईस्वी में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों ने शुरू कराई। ओके, ठीक है। आते हैं अपने अगले स्लाइड पर। भारत में यूरोपियों का आगमन। प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर जो है इनको देख लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले अल्मीड़ा, ये पहला है। मिस्र, तुर्की एवं गुजरात की संयुक्त मुस्लिम जल बेड़े को हराया। कोचीन का दुर्गीकरण किया। किन्नौर में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। अल्बुकर्क गोवा को जीतकर पुर्तगाली आधिपत्य की स्थापना करता है और भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी है। नीनो दा कुन्हा कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाता है और पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार करता है। हुगली और सेंथम में ये पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इन तीनों के जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंटेंट है उसको आप जो लिख लेना चाहिए आपको, उसमें आता है पहला गवर्नर अल्मीड़ा, पहला पुर्तगाल से बनकर आया गवर्नर अल्बुकर्क। 1505 से 9 अल्मीड़ा का कार्यकाल रहा। 1509 से 15 अल्बुकर्क का कार्यकाल रहा। नीनो दा कुन्हा कोचीन के स्थान पर इसने गोवा को राजधानी बनाया था और हुगली और सेंथम में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की थी। मैं बता रहा था जो भी बंगाल आ जाता था उस समय वो बहुत प्रसिद्ध हो ही जाया करता था। बंगाल उस समय सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था भारत के लिए। इसके बाद आता है डचों का आगमन। डच जो है वो वर्तमान हॉलैंड कह सकते हैं आप, नीदरलैंड के निवासी थे। सर्वप्रथम 1595 ईस्वी में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का आगमन होता है। ये डच जब आते हैं तो इनका जो बड़ा उद्देश्य होता है वो सुमात्रा और इंडोनेशियाई जैसे द्वीपों की तरफ होता है। तो ये जब आते हैं डच, तो इनका पहला अभियान दल पहुंचता है सुमात्रा में। 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। सबसे पहले 1605 ईस्वी में डच का नौसेना नायक है वादेर हेग के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल भारत भेजा गया और ये पूर्वी तट पर आकर मसूलीपट्टनम में, ये जो साउथ साइड में इंडिया, नीचे आपको सारे पॉइंट्स इस ग्राफ में मिल रहे हैं। मसूलीपट्टनम कहाँ है इसको पॉइंट आउट किया गया है। तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, अर्थात डचों का जो पहला फैक्ट्री बन रहा है वो मसूलीपट्टनम में बन रहा है। 1605 ईस्वी में नेतृत्व कर रहा है वादेर हेग, जो डचों का पहला अभियान का नेतृत्व करता है। 1610 ईस्वी में पूर्वी तट पर इसने पुलिकट में अपना फैक्ट्री बनाया और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। यहाँ के लोग, ये जो पुलिकट वाला क्षेत्र है जो अभी आप देख पा रहे हैं मार्क करके, यहाँ के लोग स्वर्ण पैगोडा ढाला करते थे। स्वर्ण पैगोडा का मतलब होता है सोने की मुद्रा, इसको ढाला करते थे। 1653 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिनसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और ये बंगाल में डचों का सबसे बड़ा केंद्र बना।
डच लोग जो भारत में आए थे वो मुख्यतः सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चा रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करने के लिए आए थे। डच लोग भारत से मसाला का निर्यात नहीं करते थे, ये याद रखिएगा। तो मसाले के लिए लोग किधर जाते थे, तो नीचे वाला जो क्षेत्र था सुमात्रा वाला। 1635 ईस्वी में डचों ने बंगाल स्थित चिंसुरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, ये याद रखिएगा। यह डचों का सबसे बड़ा केंद्र बना। मैं प्रारंभ से ही बोल रहा हूँ कि बंगाल हर किसी के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, रेशम, अफीम इन सब का व्यापार करते थे। मसाला वो यहाँ से नहीं लिया करते थे। एलिजाबेथ प्रथम का शासनकाल ब्रिटिश इतिहास काल में स्वर्णिम युग के नाम से जाना जाता है। यह कई दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण रहा। इसी एलिजाबेथ के समय 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को विशाल व्यापारिक संघ की स्थापना हुई, जिसका नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और इसमें 24 शेयर होल्डर्स थे। अंग्रेजी कंपनी का आगमन होता है एलिजाबेथ प्रथम के कार्यकाल में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, जब एक व्यापारिक संघ की स्थापना होती है। नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। अब आते हैं फ्रेंड हम लोग अपने अगले स्लाइड्स के ऊपर, और अगले स्लाइड्स के इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। यहाँ आप डेट याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। कंपनी की पहली यात्रा होती है 1601 ईस्वी में, जब कंपनी के जहाज़ इंडोनेशिया गए। 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस कंपनी का पहला प्रतिनिधिमंडल है जो सूरत पहुंचता है। ये जो जहाज़ को यूज करता है उसका नाम है हेक्टर। ये पहुंचता है सूरत, और यहाँ पर अंग्रेज़ों की पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना करता है। अस्थायी कंपनी की स्थापना इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक इनको प्रॉपर सब कुछ मिला नहीं है। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार पहुंचा, और जहांगीर ने इससे खुश होकर, ये जो मैं मार्क किया उस पर ध्यान दीजिएगा, एक अंग्रेज़ों की पहली अस्थायी फैक्ट्री है। जहांगीर इससे बहुत प्रसन्न था, इसको 400 का मनसब दिया और इसको इंग्लिश खान की उपाधि दी। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा था और अंग्रेज़ों की तरफ से आने वाला पहला यात्री आप कह सकते हैं, या पहला प्रतिनिधिमंडल कह सकते हैं, जो इनके दरबार में पहुंच रहा है। हालांकि ये अगर पूछे कि सबसे पहले आने वाला व्यक्ति कौन है, तो एक व्यापारी है मिडल्टन, वो सबसे पहले भारत आया था अंग्रेज़ों की तरफ से, ये याद रखिएगा। भारत में जो यूरोपियों का आगमन हो रहा है ये 1601 में हो रहा है। इंडोनेशिया गए थे 1608 में। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी हेक्टर नामक जल जहाज़ से सूरत पहुंचता है अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ। यहाँ पर एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना भी हो जाती है। कैप्टन हॉकिंस सूरत से जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और जहांगीर से इसे 400 का मनसब तथा इंग्लिश खान की उपाधि मिलती है। बैकग्राउंड से ऐसा है कि कुछ एक आवाज़ आ रहा है, इससे मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से उपलब्ध कराऊँ। फिर भी अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको सारे कंटेंट मिल जाएंगे, क्योंकि समय कम है और बहुत सारे कंटेंट को डालना है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। चलिए आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पूर्वी तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में, यानी अंग्रेज़ों ने भी मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई थी, दूसरी फैक्ट्री। 1613 ईस्वी में सूरत की फैक्ट्री को अस्थायित्व प्राप्त हुआ। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में सर टॉमस रो ये जहांगीर के दरबार में आता है और ये यहाँ 3 वर्षों तक रहता है, मतलब 1615 से 1618 तक जहांगीर के दरबार में ये रह रहा है। तो मसूलीपट्टनम में पूर्वी तट पर अपनी दूसरी फैक्ट्री खोलते हैं अंग्रेज कंपनी। 1613 ईस्वी में इस सूरत के फैक्ट्री को अस्थायित्व मिल जाता है और 1615 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, मतलब उस समय वहाँ पे ब्रिटिश सम्राट हो गए हैं जेम्स प्रथम, उनके राजदूत के रूप में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आता है और ये काल है 3 वर्षों का 1618। अगले स्लाइड्स पे आते हैं। अंग्रेजी कंपनी का आगमन। इसने व्यापार करने से संबंधित तथा व्यापार करों से के छूट से संबंधित 2 लाइसेंस कंपनी के लिए प्राप्त किए। 1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से 500 पाउंड वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया और लाभकारी फरमान होने के कारण इसको सुनहरा फरमान के नाम से भी जाना जाता है। आगे और हम लोग फरमान पढ़ेंगे।
1632 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गोलकुंडा के सुल्तान से इसको प्राप्त किया था। अच्छा फ्रेंड, एक फैक्ट है जो हमारा छूट गया, वो ये कि किसने सूरत में कोठी बनाने की अनुमति दी थी इनको, तो जहांगीर ने दी थी, ये याद रखिएगा। सुनहरा फरमान 1632 ईस्वी में आता है अब्दुल कुतुब शाह के द्वारा 500 पौंड वार्षिक कर देने के लिए। अब आते फ्रेंड हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। सुनहरा फरमान याद रखिएगा 1632 ईस्वी, 500 पौंड वार्षिक कर देना का ऐलान हो देने के बदले गोलकुंडा के सभी बंदरगाहों से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था अंग्रेज़ों को। तो आप ले सकते हैं इसका स्लाइड्स। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। भारत में यूरोपियों के आगमन में अंग्रेजी कंपनी का आगमन पढ़ रहे हैं हम लोग। अब जो दो फैक्ट्स हैं ये ट्रिपल स्टार वाले फैक्ट्स हैं। 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के शासक हैं, इससे अंग्रेज़ों ने मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने सेंट जॉर्ज नामक किला बनाया। ये जो पिक्चर आप साइड में देख रहे हैं, सेंट जॉर्ज नामक किला कहाँ बना, तो मद्रास में 1639 ईस्वी में बनाया था चंद्रगिरी के शासक ने। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह होता है राजकुमारी कैथरीन के साथ। इस उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बम्बई चार्ल्स द्वितीय को सौंप दिया था। तो 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा है चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह होता है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ और इसी उपलक्ष्य में इनको मिलता है मुंबई दहेज के रूप में। आते हैं अपने फ्रेंड्स अगले स्लाइड्स पे। भारत में यूरोपियों के आगमन हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला स्लाइड्स है 1669 ईस्वी। इस समय चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पौंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। मतलब 10 पौंड का वार्षिक रेट आप मुझे दे दीजिएगा, रेंट आप मुझे दे दीजिएगा और बाकी आप चाहे जो करें, ये कंपनी को दे दिया गया। फिर कंपनी ने ओंगियार को अपना अधिकारी नियुक्त करके बम्बई के गांव का शहरीकरण करवा दिया। यानी अभी तक बम्बई जो है वो गांव है, उसको शहरीकरण कर रहा है, ये याद रखिएगा। बम्बई को शहरीकरण किया था ओंगियार ने। आगे चल के हम लोग कलकत्ता पढ़ेंगे, जॉब्स चाणक्य, तो ये याद रखिएगा। गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता, इसी को मिला करके कलकत्ता नगर बना था। 1698 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल के एक ज़मींदार है इब्राहिम खां, इससे 1200 रुपये में 3 गांव की ज़मींदारी खरीदी थी, गोविंदपुर, सुतानती और कोलकाता। यहाँ पे कलकत्ता नामक शहर बसाया गया था। एक ज़मींदार थे शोभा सिंह, वो इसका विरोध किए थे। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो याद रखिएगा। 1700 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले का निर्माण हुआ। वहाँ सेंट जॉर्ज किला था, कलकत्ता में होता है फोर्ट विलियम किले का निर्माण और ये पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। मैं शुरू से ही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल मतलब बंगाल अट्रैक्शन का केंद्र है, तो कोई भी बंगाल के तरफ ही आना चाह रहा है। फोर्ट विलियम किला बन जाता है और ये अब पूर्वी भारत के सभी बस्तियों का केंद्र बन गया। फोर्ट विलियम किला का जो अध्यक्ष बना वो बना सर चार्ल्स आयर। 1715 ईस्वी में कंपनी का एक प्रतिनिधिमंडल जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। हैमिल्टन है जो कि एक डॉक्टर है, ये उनका इलाज करता है और इसके बदले में जब फर्रुखसियर को अपने रोग से मुक्ति मिल जाती है तो प्रसन्न होकर 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा कंपनी को कई सारी छूट उपलब्ध करा दी फर्रुखसियर ने। इसे फर्रुखसियर का विशेष फरमान भी कहा जाता है। यह आया था 1717 ईस्वी में। तो यहाँ तक अगर अंग्रेज़ों का आप देखेंगे कि भारत में फैक्ट्रियाँ किस तरह से इन्होंने स्थापित किया। 1608 में हम लोगों ने देखा था सूरत में अस्थायी रूप से, और इसी को अस्थायी रूप से 1613 ईस्वी में। इस बीच में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद बुरहानपुर आगरा में, 1616 ईस्वी में अहमदाबाद बुरहानपुर आगरा में, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में, 1633 ईस्वी में बालासोर और हरिहरपुर जो कि उड़ीसा में है, 1639 ईस्वी में मद्रास, 1651 ईस्वी में हुगली, 1669 ईस्वी में बम्बई और 1700 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी। 1717 तक आते आते इनको जो विशेष फरमान मिला ये अंग्रेज़ों को अस्थायी रूप से यहाँ टिकाने का प्रबंध कर दिया। मतलब आप कह सकते हैं कि हैमिल्टन ने जो फर्रुखसियर से फरमान लिया वो अंग्रेजी व्यवस्था को यहाँ एटलीस्ट व्यापारी रूप में तो आप कह ही सकते हैं कि यहाँ रहने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान कर दी।
डेनिश जो डेनमार्क के निवासी थे 1616 ईस्वी में भारत आए और बंगाल स्थित सेरामपुर में अपनी बस्ती स्थापित की। यह भारत में इनका मुख्य केंद्र भी बन गया। फ्रांसीसी लोग जब यहाँ आए उस समय फ्रांस में लुई 14वां का शासनकाल है और इसका एक वित्त मंत्री है कोलबर्ट। इस वित्त मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत पहुंचता है, सूरत। 1667 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में फ्रांसीसियों का पहला अभियान दल भारत में सूरत पहुंचता है और यहाँ पर ये अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं, यानी फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री स्थापित होती है सूरत में। हम लोग आज केवल देख रहे हैं यूरोपियन का आगमन भारत में, तो इस वीडियो में हम लोग यूरोपियन आगमन तक ही सीमित रहेंगे। हम लोगों ने अंग्रेज़ों के आगमन को देख लिया था, उनका यहाँ रहना देख लिया था, फ्रांसीसियों का देख लेते हैं वो किस तरह से यहाँ पे अस्थायी रूप प्राप्त करते हैं। 1673 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां इनको यहाँ बुलाता है, जहाँ से इनको एक ज़मीन मिलता है और इस पर चंद्र नगर नामक प्रसिद्ध फ्रांसीसी बस्ती का विकास होता है। 1710 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया और यहाँ का पहला गवर्नर बना फ्रांसिस मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने पौंडीचेरी को डेवलप्ड भी कराया था। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आता है और फ्रांसीसी व्यापार को डेवलप कराता है, फ्रांसीसी व्यापार के विकास को एक गति प्रदान करता है। तो फ्रांसीसियों के आगमन से जुड़े ये है इम्पोर्टेंट फैक्ट। 1673 में चंद्रनगर नामक पर फ्रांसीसी बस्ती का विकास हुआ। 1701 में फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी को अपना मुख्यालय बनाया। पहला गवर्नर बन रहे हैं फ्रैंको मार्टिन, फ्रांसिस मार्टिन। 1735 ईस्वी में ड्यूमा फ्रांसीसी गवर्नर बनकर पौंडीचेरी आते हैं और इनके समय में फ्रांसीसी व्यापार का अत्यधिक विकास हुआ। सबसे अधिक विकास इन्हीं के समय में हुआ था, यानी ड्यूमा के समय में हुआ था। यह है फ्रांसीसियों के आगमन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स की ओर। उसके पहले एक बार आप ये साइड वाला मैप देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन के बीच का ये जो आप कलर्ड पार्ट देख रहे हैं ग्रीन के नीचे वाला, यही वो हिस्सा है जहाँ फ्रांसीसी अभी काम कर रहे हैं, फ्रांसीसियों का जहाँ पे व्यापार चल रहा है। अब देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। एसएससी सीजीएल 2018 का ये प्रश्न है। सूची को सही से सुमेलित करना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, डच और फ्रेंच, इसको एक सिलसिलेवार से करना है। तो पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रेंच, अगर आपको इसका क्रम भी पता है तो आप यहाँ उसको ईयर वाइज सजा सकते हैं, क्योंकि केवल अगर क्रम पता हो तो जो ईयर दिया गया है ये काफ़ी आसान बन जाता है हमारे उत्तर के लिए। एसएससी सीजीएल 2018 का प्रश्न है ये, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कर लेंगे। हम लोग आपको उत्तर बता देते हैं, अभी तक आप कर लिए होंगे। इसका उत्तर होगा ए, 1 2 3 4 सही क्रम है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? यूपी पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। तो ये था अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो इसके ऑप्शंस में है आपको ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पुर्तगाली, तो आप पुर्तगाली को टिक कर देंगे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलोर या कोचीन? तो ये आप जानते हैं इसका सही उत्तर क्या है, और ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस, एसएससी, एमपी पीएससी, आरआरबी। सही उत्तर है कालीकट। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, तो सही होगा पुर्तगाली। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? राजा जमोरिन, बीजापुर के सुल्तान, फ्रांस या इंग्लैंड से? तो अल्बुकर्क ने गोवा को छीना था, आप जानते ही हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बीजापुर के सुल्तान। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा हॉकिंस। अपने अगले क्वेश्चंस को यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चंस कौन सा है। भारत में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। तो भारत ने
भारत में अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो सूरत में की थी। तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो अंग्रेज, पुर्तगाली, डच या फ्रांसीसी? सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय किया? 1950, 54, 61, इनमें से कोई नहीं। तो SSC MTS 2020 का क्वेश्चन है ये। पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में मिलाया था? तो ये है 1961 ईस्वी, जो कि स्वतंत्रता के बाद था। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? SSC MTS 2019 से पूछा हुआ है। हेक्टर इसका उत्तर हो जाएगा। BPSC 2020 में थी प्रश्न, 6 फरवरी 1613 को फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति किसने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। और अंतिम क्वेश्चन, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? शाह शुजा, इब्राहिम खां या शाइस्ता खां या फिर अजीम उशू शान ने? तो इसका उत्तर हम जानते हैं फ्रेंड, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर की बस्ती शाइस्ता खां ने दिया था। तो ये था कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्रेंड्स। आज के वीडियो के लिए यही है, हम लोग जान पाए भारत में यूरोपियों के आगमन और उससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।